तो कुछ चीज़ें इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा, जैसे क्या, किसके संबंध में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 148 ध्यान रखिएगा, जो इसके एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान में। कौन सा अनुच्छेद 148 किसके, कैग की स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। कुछ मोटी मोटी बातें ध्यान रख लीजिएगा। नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति इसकी करता है प्रेसिडेंट। शपथ किसके समक्ष लेता है, तो भी शपथ भी प्रेसिडेंट के समक्ष लेता है, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं आगे पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 148, ये ध्यान रख लीजिएगा, पीटी से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई, जिसे संक्षेप में क्या, महालेखा परीक्षक कहा गया है। या भारतीय किसका, लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय लेखा परीक्षण और जो लेखा विभाग है उसका मुखिया होता है, कौन होता है, कैग होता है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें दे रखा है क्या, यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है उसका नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण क्या, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। क्या, इसका केंद्र और राज्य दोनों पर नियंत्रण हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए कोई स्टेटमेंट बन जाए पेपर में आपके कि इसका जो नियंत्रण होता है किस पे होता है, केवल केंद्र स्तर पर होता है कैग का, तो लेकिन ये गलत है। इसका केंद्र जो नियंत्रण होता है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य है कि क्या करे, भारत के संविधान और संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। अंबेडकर जी ने कहा था कैग के संबंध में कि ये जो कैग का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो क्या होगा, भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा ये कथन, तो अंबेडकर जी ने कहा कि क्या, कि कैग का जो पद होगा वो क्या होगा, भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के रक्षकों में से एक होगा। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आते हैं, उसी प्रकार से जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और ये भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। तो इतनी चीज़ में ध्यान रखिएगा, जो जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं पीटी वहाँ पे लिखता चलता हूँ। देख लेते हैं नियुक्तियों कार्यकाल के संबंध में प्रावधान क्या है कैग के। तो जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हमने स्टार्टिंग बता दिया, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसी के समक्ष क्या करता है, शपथ भी लेता है, कौन, तो कैग उसी के समक्ष शपथ भी लेता है और नियुक्ति भी इसकी राष्ट्रपति करता है। शपथ में कैग जो शपथ लेता है उसमें बोलता है क्या, कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा और सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी ओर से पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा और संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। ये इसकी शपथ है। शपथ इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रपति की शपथ जरूर देख लीजिएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और वाइस प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, इन सब की जो शपथें होंगी इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या है, एक दो बार क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं, तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी, तो पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। आगे इसमें देखते हैं क्या कार्यकाल इसका है, ये ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो मैक्सिमम मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक ही इसमें रह सकता है पद पर, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए 63 साल की उम्र में बना है तो 65 साल तक ही पद पर रहेगा, मतलब 2 साल का कार्यकाल रहेगा उसका। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और 6 साल की मैक्सिमम है और 65 वर्ष अधिकतम आयु है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी पहले हो आयु तक रहेगा इसमें। इससे पहले वह क्या, राष्ट्रपति के नाम किसी के समय अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो त्याग पत्र भी किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। और इसे उसी आधार पर हटाया जा सकता है, उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों की, उसी प्रकार से इसको भी, कैग को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्या, कि इसको इसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कैग को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि संसद के जो दोनों सदन है वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास किया पर कराया जाता है और उसे क्या दिया जाता है, प्रस्ताव, दुर्व्यवहार या अयोग्यता के पर प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। तो 2 आधार दिए कौन से, तो उसको दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत लाया जाएगा। कितना, 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी टोटल प्रेजेंटेड वोटिंग की। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इसको भी हटाया जाएगा। किनको, तो कैग को। कैग के संबंध में स्वतंत्रता देख लेते हैं। संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं निश्चित की हैं ताकि ये अपना कार्य जो है, अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से कर सके। तो उस संबंध में संविधान में क्या किया गया, कुछ स्वतंत्रता मुहैया कराई है किसको, ये कैग को।
तो इसमें देख लेते हैं क्या पहला दे रखा है, इसे कार्यकाल की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है, तो इसको कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसमें केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए ही हटा सकता है इसको, ना ही किसी अन्य तरीके से। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ये लाइन अपने आप में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बनता है ये प्रसाद पर्यंत पद का, तो कभी कभी पूछ लेता है देखे कि कौन कौन इसमें से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, नहीं। अगर उसमें क्या आएगा तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसमें मैं पीटी लिख दे रहा हूँ, पीटी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से, तो पीटी ये लिख दे रहा हूँ। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, क्योंकि इसे क्या कार्यकाल की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है। आगे दिया है क्या, स्वतंत्रता में या अपना पद छोड़ने के बाद भी किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। तो अपने पद छोड़ने के बाद क्या, चाहे भारत सरकार का पद हो या कोई अन्य राज्य सरकारों का पद हो, वो ग्रहण नहीं कर सकता। वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद निर्धारित करती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पीटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा क्या कि कैग के जो वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें वो कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारा, उसके वेतन और जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है। इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, निर्धारित कौन करता है, संसद निर्धारित करती है, ना कि राष्ट्रपति। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जो कैग की वेतन और सेवा शर्तें वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो ये गलत होगा। कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है। वेतन इनका कैसा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इन सब चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उसके पद के दौरान, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जो क्या होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विहित होगी। और दिया है क्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत क्या आता है, कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्ति और उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन किस पे, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसके जो कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे हैं और जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सारे खर्चे किस पे भारित होते हैं, तो संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और जो आपको पता होगा किसी के वेतन भत्ते और ये सब चीज़ें, पेंशन वेंशन अगर संचित निधि पर भारित कर दी जाती है तो संसद में उसमें क्या मतदान नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखा है, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मतलब स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई क्या काम करता है तो ना ही उसकी जिम्मेदारी कोई मंत्री लेगा, वो स्वतंत्र है और उसका कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता किसमें, संसद में। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है। आगे देखते हैं कर्तव्य और शक्तियाँ, मतलब ड्यूटीज़ एंड पावर देख लेते हैं। तो ड्यूटीज़ एंड पावर्स में क्या दिया है, तो इसमें देख लेते हैं ड्यूटीज़ एंड पावर्स। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 149। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 149, सारे अनुच्छेदों को अभी हम अलग से भी पढ़ लेंगे डिवाइड करके। तो अनुच्छेद जो 149 है वो किसको अधिकार देता है, तो संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों का व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया और इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। आगे दिया, संसद और संविधान द्वारा स्थापित जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और कर्तव्य निम्न इस प्रकार हैं जो दिए हैं। भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। ये तो किसकी भारत सरकार की भी करेगा, राज्य सरकार की जो संचित निधि उनकी भी, और प्रत्येक जितने संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे विधानसभा हो उन सभी के व्ययों से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा कौन करता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। दूसरा क्या दिया गया इसके कार्य, तो वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करेगा। मतलब जितने भी फंड होते हैं, चाहे कंटेंजेंसी हो चाहे और ये इमरजेंसी फंड हो, जितने भी फंड होते हैं उन सबकी क्या करता है, व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
साथ ही या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी विभाग सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की परीक्षा करता है। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि कर राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। आगे दिया गया क्या, वह निम्नलिखित प्राप्तियों और व्ययों के भी लेखा परीक्षा करता है। किसकी किसकी, तो ये आपसे कभी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा कि किसकी किसकी लेखा परीक्षण करता है। एक मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा इसको पढ़ के कि इन सारी चीज़ों की क्या वह लेखा परीक्षण करता है, तो देख लीजिएगा। वो भी व्यय होने के बाद लेखा परीक्षा करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्राप्तियों व्ययों की भी करता है। किसकी, वे सभी निकाय प्राधिकरण जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, सरकारी कंपनियां, और जब संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों और निकायों का लेखा परीक्षण करना हो तब भी क्या है उसका लेखा परीक्षण करेगा। वह ऋण, निक्षेप, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षण करता है। ये भी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। तो इन सब चीज़ों की लेखा परीक्षण करता है। और क्या करता है, और देख लेते हैं। स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने प्राप्तियों और स्टॉक लेखाओं अन्य का लेखा परीक्षण करता है। ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ना, क्या मतलब 1-2 बार ऐसे देख लीजिएगा लेक्चर, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये कभी नहीं पूछेगा एक एक डिवाइड करके कि किसका किसका लेखा परीक्षण करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। आगे दिया है, वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर केवल इतना अगर पूछ सकता है, पूछेगा आपसे तो कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के सबके जो संचित निधि और ये सब सारी निधियों का लेखा परीक्षण करता है। तो हाँ, सारी जितनी भी दी हैं आपकी फंड होंगे उन सबका लेखा परीक्षण करेगा। साथ ही अगर सरकार किसी राज्य सरकार को अनुदान देती है या किसी कंपनी को अनुदान देती तो वहाँ सब भी ये क्या लेखा परीक्षण का कार्य कर देगा। वहाँ पे क्या दिया है, वह राष्ट्रपति, 7वां पॉइंट क्या है, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर भी किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है अगर क्या करे, राज्यपाल या राष्ट्रपति उससे निवेदन करें। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पॉइंट, जो रिपोर्ट है किसको सौंपता है ये, तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे संसद के दोनों पटलों पर रखेगा। अनुच्छेद 151 में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल पर रखता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या, केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेगा जो भी रिपोर्ट होगी, और राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल को देगा और राज्यपाल क्या करेगा, उसे विधानमंडल के पटल पर रखेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये भी अनुच्छेद 151 में ही है। नेक्स्ट क्या है, 11वां पॉइंट, वह किसी कर या शुल्क आदि की आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। अनुच्छेद 279 में दिया गया है, उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ क्या होता है, कर और शुल्क की प्राप्तियां। तो मतलब जो भी कर और शुल्क की प्राप्तियां होती हैं वो शुद्ध आगम कहलाते हैं, जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो। मतलब मान लीजिए किसी एक जगह से ये 100 चीज़ें 100 लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, किसी चीज़ को, मतलब मैं बता रहा हूँ शुद्ध आगम क्या होता है। मान लीजिए टैक्स यहाँ से कलेक्ट करना है 100 लोगों से, और टैक्स कलेक्ट करने में मान लीजिए 100 लोगों से 1000 रुपये आना था और टैक्स कलेक्ट करने में 20 रुपये खर्च हो गए। मान लीजिए 20 रुपये खर्च हो गए टैक्स कलेक्ट करने में, तो ये कितना बचा, 980। तो 980 क्या हो जाएगा, हमारी शुद्ध लागत हो जाएगी या शुद्ध आगम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। आगे दिया, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया था। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी ऊपर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको बता दिया। आगे दिया है क्या, कैग जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये 3 प्रकार की रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन, कैग हमारा राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं का लेखा परीक्षण रिपोर्ट हो गई, वित्त लेखाओं का लेखा परीक्षण रिपोर्ट हो गई और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट हो गई। इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है
और इसके निष्कर्ष जो भी निष्कर्ष होंगे उसको संसद को अवगत कराती है इनके निष्कर्षों से। ये 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या, ये कैग को 3 प्रकार की रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। कौन कौन सी 3 प्रकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपता है? एक विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक। और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। उसके बाद क्या होता है, जो लोक लेखा समिति होती है हमारी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति, वो इनकी जांच करती है और जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं उसको क्या करती है, संसद को उससे अवगत कराती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च संसद विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों और केंद्र सरकारों की अदायगी को प्रदर्शित करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। भूमिका देख लेते हैं, क्या रोल इसका क्या होगा। तो रोल के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है। किसके? भारत के संविधान और संसद की जो विधि है उसके अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक जो है वह उत्तरदायी होता है। कार्यकारी अथवा कार्यकारी मतलब मंत्री परिषद जो होती है हमारी, कार्यकारी की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक जो है संसद का एजेंट होता है और वह उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो यह आपसे कहीं पूछ ले, क्या महालेखा परीक्षक संसद के प्रति, सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है कि संसद के प्रति? तो ध्यान में रखिएगा, महालेखा परीक्षक जो होता है क्या करता है, संसद का एजेंट के रूप में कार्य करता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वो केवल किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। कैग को खर्चों की लेखा परीक्षा प्राप्तियों, भंडारों, स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कई अधिक स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षण के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपना लेखा परीक्षा संहिता और नियमावलियों के रचना करता है और अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार को स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैग को यह निर्धारण करना होता है कि वह विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन सेवा हेतु प्रयुक्त प्रभारित किया गया है, क्या वह इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है या नहीं है। इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय पर की तर्कसंगतता, निष्ठा और मितव्ययिता की जांच भी करता है। ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर बाध्यकारी है, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेकानुसार है। गुप्त सेवाएं व्यय जो होते हैं उसमें भी कैग की लेखा परीक्षा भूमिकाएं पर सीमा निर्धारित करती हैं। जो गुप्त सेवाएं हैं उस पर जो व्यय होता है वह कैग की लेखा परीक्षा की जो भूमिका उस पर सीमा निर्धारित करती हैं। इस संबंध में कैग जो है कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय से जो भी व्यय किए गए उससे ब्यौरा नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि वह व्यय प्राधिकार के अंतर्गत किया गया। तो ये सब कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कि वो जो गुप्त सेवाएं होती हैं उस संबंध में उनका क्या कर सकता है, उनका जो लेखा परीक्षण नहीं कर पाता है। ठीक है, कैग, ये लाइन ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है देख लेते हैं। व्यवहार में कैग क्या होता है, केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निर्वहन करता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो क्या, कैग का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अनेक विभागों कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन निकासी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल महालेखा परीक्षक करता है। मतलब ये जब धन निकल जाता है, खर्च हो जाता है, मान लीजिए क्या होता है, हमारा संचित निधि है, अगर उससे किसी को धन निकालना है, ठीक है, धन बाहर जाना है उससे, अगर धन बाहर जाना है तो इसके अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, धन जब निकल जाएगा, खर्च हो जाएगा, उसके बाद वो जो खर्च हुआ उसका ये लेखा परीक्षण करेगा और उस संबंध में बताएगा कि कहाँ पे धन खर्च हुआ, कितनी गलती, मतलब कहीं गलत जगह तो नहीं गया, कि सरकार के अनुरूप ही गया कार्य के, ये सब चीज़ें, कितना घोटाला हुआ, कितना मतलब धन गलत तरीके से खर्च किया गया, सारी चीज़ें बताएगा बाद में, लेकिन पहले इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो यही दिया है उसमें कि अगर कोई भी जो क्या होगा, हमारा विभाग होगा, कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी करके धन निकासी कर सकता है। कैग की भूमिका क्या होगी, व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा
अवस्था में। इस संबंध में भारत में कैग की भूमिका ब्रिटेन के कैग, जिसके पास क्या होता है, नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राज्य जो कार्यकारिणी लोक राजकोष है से केवल कैग की स्वीकृति से धन निकाल सकती है। तो यही सब चीज़ें दी हुई हैं। आगे देखते हैं कैग तथा निगम। तो कैग और निगम में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आइए इसमें आगे देख लेते हैं क्या कैग और जो निगम होते हैं, सार्वजनिक निगम जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, उसके संबंध में कुछ प्रावधान दे रखा है इसमें। तो देख लेते हैं। सार्वजनिक जो निगम है उनकी लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर जो कैग सार्वजनिक निगम के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 श्रेणी में देखा जा सकता है। अगर सार्वजनिक निगम और कैग को देखें तो इनके संबंध है उनको 3 श्रेणी में देखा जा सकता है। पहली कैटेगरी दी गई है कैग और सार्वजनिक निगम के संबंध में। तो इसमें क्या दिया गया, कुछ ऐसे निगम हैं जिनका लेखा परीक्षा जो है पूरी तरह से डायरेक्ट रूप से कौन करता है, तो कैग करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देख लीजिए कौन कौन सी निगम है जिनका लेखा परीक्षण डायरेक्ट कौन करता है, डायरेक्ट कैग करता है। तो इसमें हो जाएंगे दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और कुछ अन्य हैं निगम है जिनका डायरेक्ट तौर पर कौन करता है, कैग लेखा परीक्षण करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें क्या करेंगे, तो कुछ अन्य निगम ऐसे हैं जहाँ पे कैग क्या करेगा, लेखा परीक्षण निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है। कुछ अन्य निगम है जहाँ पे क्या किया जाएगा, जो लेखा परीक्षा होगी वो निजी पेशेवर मतलब प्राइवेट लोगों को रख के उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। और इस पर क्या किया जाता है, तो इसमें कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये जो लेखा परीक्षक होते हैं, निजी लेखा परीक्षक, इनको नियुक्त कौन करता है, तो कैग सलाह देता है और केंद्र सरकार इनको नियुक्त करती है। तब जाके ये क्या कर सकते हैं कि लेखा परीक्षक कर सकते हैं। जैसे CAG क्या करेगा, यदि अगर आवश्यक हो गया तो सरकार डायरेक्ट किसको, CAG को भी नियुक्त कर सकती है ताकि वो पूरा लेखा परीक्षक कर सके। तो मतलब पहले वाले मामले में क्या है कि डायरेक्ट कैग जो होगा क्या करेगा, डायरेक्टली लेखा परीक्षण करेगा उन कंपनियों का। तो ऊपर देख लिया। दूसरे उसमें क्या है कि दूसरे में 2 प्रावधान है, या तो चाहे कैग डायरेक्ट ही पूरा लेखा परीक्षण कर दें अगर केंद्र सरकार ऐसा चाहती है, या फिर केंद्र सरकार को कुछ कैग क्या करेगा, निजी जो लेखा परीक्षक होते हैं उनके लिस्ट भेजेगा, उनको क्या करेगी केंद्र सरकार नियुक्त करके जो भी डिपार्टमेंट होंगे, जैसे CWD केंद्रीय भंडारण निगम हो गया, औद्योगिक वित्त निगम हो गया, इन सब में क्या है लेखा परीक्षण करने की अनुमति देगी। और जो तीसरे प्रकार का इनमें जो संबंध है क्या है, निगम और कैग में, तो तीसरे प्रकार में क्या है, कुछ अन्य निगम जो होते हैं पूरी तरह किसको रखते हैं, तो निजी लेखा परीक्षकों को रखते हैं। तो पूरी तरह किसको रखते हैं, तो निजी लेखा परीक्षकों को रखते हैं। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा जो है निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो तीसरे वाला जो संबंध है उसमें जैसे देख लीजिए LIC हो गई, RBI हो गया, SBI हो गई, भारतीय खाद्य निगम हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, कैग इनके लेखा परीक्षण नहीं करता, ये केवल पूरी तरह से किससे कराते हैं लेखा परीक्षण, तो पूरी तरह निजी लेखा परीक्षकों को इनमें रखा जाता है। तो यही चीज़ बता रहे हैं। आगे दिया है सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षण में CAG की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षण जो की जाती है निजी अंकेक्षकों या द्वारा की जाती है, जो कि कैग की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। CAG इनकी पूरक लेखा परीक्षा और जांच लेखा परीक्षा करता है। तो ये लोग तो लेखा परीक्षा करेंगे, उसके बाद जो पूरक और जांच लेखा परीक्षा होगी वो कौन करेगा, कैग करेगा। ठीक, आगे दिया है 1968 में कैग कार्यालय के अंग के रूप में किसे ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में, किसके, कैग के पूरक कार्यालय के रूप में, कैग के अंग के रूप में। उसमें क्या किया गया था, जिससे क्या हो सके कि बाहरी जो विशेषज्ञ हैं उनको विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग हो गई, लौह और इस्पात हो गए, रसायन इत्यादि के लेखा परीक्षा के तकनीकी और पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस संबंध में किसके ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई 1968 में, कैग कार्यालय के अंग के रूप में। ये जो ऑडिट बोर्ड होगा किसके आधार पर बनाया गया, तो जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनता है, इस समय दूसरा चल रहा है, शायद तीसरा आने वाला हो क्या पता नहीं, लेकिन जो ARC रिपोर्ट होती है उसके आधार पर क्या किया, इस बोर्ड की स्थापना की गई, किसके, ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कैग ही इसकी नियुक्ति करता है। तो इतनी चीज़ इसमें देख लीजिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या, एक है एप्पल भाई, जो इनका पूरा नाम है क्या, पॉल H एप्पल भाई इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने कुछ आलोचनाएं की थी कैग के पद के संबंध में, तो उसको देख लेते हैं क्या दिया है। इन्होंने कहा था कि भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट में CAG की भूमिका की कड़ी आलोचना की थी। इन्होंने, जो पॉल H एप्पल भाई हैं, इन्होंने क्या कड़ी आलोचना की थी जो भारतीय प्रशासन है उसमें कैग की भूमिका पर, तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया इन्होंने। उसने राय दी कि कैग को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए भारत में, और भारतीय लेखा परीक्षा को उसकी आलोचना
निम्न बिंदुओं के आधार पर इसने आलोचना की। देख लेते कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर इन्होंने आलोचना की। भारत में कैग का कार्यालय वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में बताया इन्होंने। दूसरा क्या बोलते हैं, आज जो कैग है उसके निर्णय लेने और काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण क्या है, लेखा परीक्षा का दमनात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तीसरा दे रखा है, संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, इसलिए संसद कैग के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रही है, जैसा कि संविधान से उससे अपेक्षा की गई। ये सब चीज़ें बता रहे हैं, इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं किसकी, कैग के जो पद है हमारा भारत में उसकी। आगे दे रखा है चौथा पॉइंट, क्या वास्तव में जो कैग जो है, कैग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानता है और ना ही उससे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है, यह आवश्यक है, किंतु यह एक अत्यंत नीरस और सीमित परिप्रेक्ष्य। इन सब चीज़ों के आधारों पर क्या है इन्होंने जो भारतीय कैग का पद है उसकी आलोचना की है। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, अच्छे से जानता होगा बस सिवाय कैग के, तो यही सब चीज़ें बता रहे हैं। तो इस संबंध में क्या है, इन्होंने जो एप्पल भाई थे, पॉल एच एप्पल भाई, इन्होंने क्या आलोचना की किसकी, तो कैग के पद की। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे दे रखा है क्या कि इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, संबंधित अनुच्छेद है, इनको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। 148वां क्या है, कैग के स्वतंत्र पद की जो स्वतंत्र पद है उसकी व्यवस्था करता है भारतीय संविधान में। 149वां जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों के संबंध में प्रावधान का बताता है। और 150वां जो है संघ और राज्य सरकारों के जो लेखा के प्रकार हैं उसको बताता है। और अंकेक्षण प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस संबंध में किसमें, मतलब केंद्र की जो अंकेक्षण प्रतिवेदन होंगे राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्यों का जो होगा वो राज्यपाल को सौंपेगा। तो इस संबंध में प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 151, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 148, 149, 150, 151 इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आलोचना देख ली हमने, ठीक है। कैग और जो निगम कंपनी उनके 3 प्रकार के जो संबंध है उनको देख लिया, भूमिका देख ली हमने कैग की क्या होगी, साथ ही जो भी चीज़ें कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं कैग की उनको भी पढ़ लिया हमने से, और नियुक्ति और कार्यकाल क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। आई होप अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।